सरकार साल भर में कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी, इसी का हिसाब किताब होता है बजट में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेगी। बजट का असर हम सब पर पड़ता है, इसलिए इसे समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन बजट में कई ऐसे शब्दों का, कई ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल होता है जिन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम ऐसे ही कुछ टर्म्स आपको बताने वाले हैं जिनका मतलब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इन्हें समझ लिया तो बजट भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बजट आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर वो साल होता है जिसे वित्तीय मामलों का आधार माना जाता है। ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। सेकंड है फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। बजट पेश होने के बाद संसद में सरकार फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है। थर्ड है एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। फाइनेंस बिल के साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल भी पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खर्च का ब्यौरा होता है। बजट एस्टीमेट यानी बजट अनुमान। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसे बजट एस्टीमेट कहते हैं। अब इसमें आता है रिवाइज्ड एस्टीमेट यानी संशोधित अनुमान। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसे फिर से संशोधित यानी रिवाइज करके पेश करती है, उसे रिवाइज्ड एस्टीमेट कहते हैं। देन आता है एक्चुअल यानी वास्तविक। 2 साल पहले सरकार ने असल में जितना कमाया है और जितना खर्च किया है उसे एक्चुअल कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिंदी में इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो सरकार की कमाई कम है और खर्च ज्यादा है, यानी सरकार घाटे में है, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझा दूं, जब होती है आमदनी 98 और खर्चा रुपया तो उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल सरप्लस यानी राजकोषीय अनुमान। सरकार की कमाई ज्यादा है और खर्च कम है, यानी सरकार फायदे में है, तो उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। अब आता है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। सरकार किस तरह खर्च करेगी और टैक्स सिस्टम क्या होगा, इसमें उसका खाका खींचा जाता है। इसमें सरकार के टैक्सेशन, सार्वजनिक कर्ज और सार्वजनिक व्यय से जुड़े फैसलों को मेंशन किया जाता है। अच्छी फिस्कल पॉलिसी महंगाई को काबू करने के लिहाज से काफी जरूरी होती है। नेक्स्ट टर्म है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई है, तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब बात करते हैं हम टैक्स की यानी कर की। तो इसमें होता है डायरेक्ट टैक्स और होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम समझते हैं पहले, वो टैक्स जो सरकार आम आदमी से सीधे लेती है, डायरेक्ट तौर पर जिसे लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो टैक्स आम आदमी से इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब समझते हैं इनकम टैक्स क्या होता है, यानी कि आयकर क्या होता है। तो ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। इसके अलावा कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर ब्याज अगर आपको मिल रहा है तो उस पर भी इनकम टैक्स आपको देना होता है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, जिसका जिक्र मैंने डायरेक्ट टैक्स में किया था, तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है जो कॉर्पोरेट कंपनियों या फर्म्स अपनी कमाई पर सरकार को टैक्स देती है, उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, यानी कि उत्पाद शुल्क। देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब पर अब भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब समझते हैं कि कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क क्या होता है। तो जो भी सामान दूसरे देश से आ रहा है या फिर दूसरे देश में जा रहा है, उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर जो भी टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कंसोलिडेट फंड यानी समेकित कोष क्या होता है। तो देखिए, सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेट फंड में रखा जाता है। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है और उसके बाद इस फंड को निकाला जाता है। वहीं अब समझते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पर्पस है वो ये होता है कि सरकार के घाटे और कर्ज को कम करना इसका उद्देश्य होता है। अब जो अगली टर्म है वो होती है कंटिंजेंसी फंड यानी आकस्मिक कोष। अचानक जरूरत पड़ने पर सरकार जिस फंड से पैसा निकालती है उसे कंटिंजेंसी फंड कहते हैं। इसमें पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होती है। अब जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहते हैं राजस्व व्यय।
तो देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सब्सिडी देने, सैलरी देने, कर्ज देने, राज्यों और सरकारों को ग्रांट देने में इस्तेमाल होता है। अब एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसे हिंदी में बोलते हैं हम पूंजीगत व्यय। ऐसा खर्च जिसमें सरकार को कमाई होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सरकार किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में या स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल बनाने में करती है। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी देश की करेंसी की कुल मांग और सप्लाई के बीच के फर्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, आपने सुना ही होगा। तो शॉर्ट टर्म गेन यानी कि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई शेयर मार्केट में 1 साल से कम समय के लिए पैसा लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। क्या होता है? तो जब कोई शेयर मार्केट में 1 साल से ज्यादा वक्त तक पैसा लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब आपने एक टर्म है जो बहुत बार सुनी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। ये क्या होता है? तो देखिए, जब सरकार कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है? बहुत ही इजी भी है, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर के नजरिए से देखें तो जीडीपी आर्थिक उत्पादन के बारे में बताता है। इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी खर्च और नेट फॉरेन ट्रेड, आयात और निर्यात का फर्क शामिल होता है। किसी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मायने के लिए जीडीपी का पैमाना माना जाता है। रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके पर्पज में से एक होता है। अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति पर बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन से सीधे असर डाला जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एक होता है नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज। तो केंद्र सरकार के राजकोष में शामिल कुल कर्ज को राष्ट्रीय कर्ज कहते हैं। बजट घाटों को पूरा करने के लिए सरकार इस तरह के कर्ज लेती है। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट बोरिंग, सरकारी उधारी। ये वो धन होता है जिसे सरकार सार्वजनिक सेवाओं पर होने वाले खर्च को फंड करने के लिए उधार लेती है। अब एक और टर्म होती है जो आपने अक्सर सुनी भी होगी, उसे कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सरकार को साल भर में टैक्स के जरिए प्राप्त होने वाली आमदनी और उसके द्वारा किए जाने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। पूरा ब्यौरा इसमें होता है। बात अब करें हम कैपिटल एसेट की, तो जब कोई व्यक्ति, बिजनेस या प्रोफेशनल किसी भी उद्देश्य से किसी चीज में निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है या खरीदारी करता है तो उस रकम से खरीदी गई प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट कहलाती है। ये बॉन्ड, शेयर मार्केट और रॉ मटेरियल में से कुछ भी हो सकता है। अब एक जो टर्म होती है वो है असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष किसी वित्तीय वर्ष का अगला वर्ष होता है। जैसे 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 अगर वित्तीय वर्ष है तो कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक होगा। ये होता है असेसमेंट ईयर। तो ये कुछ टर्म्स थी जो बजट से पहले आपको पता होनी बहुत जरूरी थी। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बजट से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।